वेलकम टू यारिमपीएल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लास्ट डे हम लोग कंप्लीट किए थे हम लोगों का डे 3 अनसिक्योर्ड लोन, मतलब फाइनेंस पॉलिसी का अनसिक्योर्ड लोन का जो पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोगों का डे 4 सिक्योर लोन, मतलब फाइनेंस पॉलिसी का ही सिक्योर पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सिक्योर लोन कंप्लीट करने से पहले, सिक्योर लोन शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि सिक्योर लोन क्या होता है। तो कोई कस्टमर अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट को बैंक के पास मॉर्गेज में रखने के लिए बोलता है। तो कस्टमर अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट को बैंक के पास मॉर्गेज देके उसके बाद लोन उनको मिलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिक्योर लोन। तो ये सिक्योर लोन के अंदर कौन सा लोन आता है, जैसे कि होम लोन, लैब लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ये सारा लोन आता है सिक्योर लोन के अंदर। मतलब ये सब कुछ लोन लेने के लिए, सारा लोन लेने के लिए कस्टमर को कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट को बैंक के पास मॉर्गेज में रखना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 होम लोन से। तो होम लोन शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि होम लोन जो अप्लाई करेगा उनके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। अगर क्राइटेरिया के साथ कस्टमर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो ही वो होम लोन उसको मिल पाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर है नंबर 1, एनी इंडियन सिटीजन एंड एनी NRI कैन अप्लाई फॉर होम लोन। जो इंडियन सिटीजन है और जो NRI है दोनों ही होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 2 है एनी सैलरीड पर्सन एंड एनी सेल्फ एम्प्लॉयड कैन अप्लाई फॉर होम लोन। जो सैलरीड पर्सन है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है, वो भी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, वो भी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 3 क्या है, फॉर सैलरीड पर्सन मंथली इनकम मोर देन 25,000। अभी होम लोन के लिए जो अप्लाई करेगा उसका इनकम तो देखना पड़ेगा पहले। बैंक तो ये देखेगा कि उसका इनकम कितना है। तो जो सैलरीड पर्सन होगा उसका इनकम देखा जाता है मंथली बेसिस में, मतलब उनका मंथली इनकम कितना है। तो अगर कोई कस्टमर होम लोन के लिए अप्लाई करता है और उसका मंथली इनकम अगर 25,000 या फिर 25,000 से ऊपर है तो ही वो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए कितना होना चाहिए इनकम, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा उसका ना एनुअल इनकम देखा जाता है, क्योंकि उन लोगों को तो कोई भी सैलरी, मतलब हर महीना सैलरी सिस्टम में तो इनकम नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए एनुअल इनकम देखा जाता है। तो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एनुअल इनकम मोर देन 3 lakhs। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो अगर होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका एनुअल इनकम होना चाहिए मिनिमम 3 लाख या फिर 3 लाख से ज्यादा। और इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 25 ईयर्स टू 70 ईयर्स तक कोई भी इंसान होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये सिक्योर लोन है तो सिक्योर लोन के लिए ना क्रेडिट स्कोर अगर कम भी होता है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रेडिट स्कोर मिनिमम 650 तो होना ही चाहिए। और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मतलब कितना दिनों में उसको ये लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम 12 मंथ्स टू मैक्सिमम 300 मंथ्स। 300 मंथ्स का मतलब कितना साल होता है, 25 साल होता है, 25 ईयर्स। तो 12 महीना से लेके 25 ईयर्स तक एक कस्टमर के पास समय रहेगा इस लोन को चुकाने के लिए। तो ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया कस्टमर के साथ मैच हो जाता है तो कस्टमर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी आता है हम लोग पर्पस ऑफ होम लोन। जब हम लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो बैंक में बहुत सारा पर्पसेस ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कौन सा पर्पस के लिए आपको होम लोन चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ पर्पसेस मैंने मेंशन किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर 1 है फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब अगर आप आपके खुद का कोई जमीन है और उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप उस घर बनाने के लिए आपको पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो आप लोन लेना चाहते हो। क्योंकि
आप लोन लेना चाहते हो, बैंक आपको लोन देगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बैंक खाली जमीन के ऊपर लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका खुद का जमीन है और आप उसको मॉर्गेज में रख के आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको घर का बनाना शुरू करना पड़ेगा। आप जिस जमीन के ऊपर आप जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हो, घर बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो इसलिए आपको घर बनाना शुरू करना पड़ेगा, काम आपको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर बैंक के पास जाके आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ही आपको लोन मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। बैंक आप आके आपका जमीन को वेरिफिकेशन करेगा कि हाँ आप काम करना शुरू कर दिए हो, अब आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो ही आपको बैंक 60% या फिर 70% आपके उस जमीन का जो मॉर्गेज, आप जिस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज में दिए हो उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर 60% या फिर 70% आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, होम डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, होम डेवलपमेंट। तो होम डेवलपमेंट क्या है, देखो अगर आप घर बना रहे हो, ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है, आप उस घर को और भी मॉडिफाई करना चाहते हो, और भी डेवलपमेंट करना चाहते हो सकता है आपका ग्राउंड फ्लोर है, आप उसको अपर फ्लोर करना चाहते हो, या फिर कोई एक दूसरा रूम बनाना चाहते हो, या फिर आपको किचन बनाना है, मॉडिफाइड किचन जो होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको खुद से अपना खुद का अमाउंट से आपको काम का शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको अगर आप करते हो तो ही आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा आप जिस प्रॉपर्टी मॉर्गेज दिए हो उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। सेम होम रिपेयरिंग, अगर आप होम रिपेयरिंग करना चाहते हो, मतलब आपका घर अगर किसी जगह से डैमेज हो गया है, किसी जगह से अगर टूट गया है, तो उसको आप रिमॉडिफाई करना चाहते हो, उसको आप रिपेयरिंग करना चाहते हो, इसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ सकता है। तो उसके लिए अगर आप बैंक में जाके अगर आप अप्लाई करते हो, उस पर्पस के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। और नीचे का जो 3 पॉइंट है, फॉर लैंड परचेज, फॉर फ्लैट परचेज एंड फॉर कंप्लीट हाउस। तो ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट किस लिए है, अगर आप कोई लैंड खरीदना चाहते हो, मान लो आपको कोई भी आपका लैंड नहीं है, आप रेंट में रहते हो, तो आप कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते हो, तो होम लोन क्या है, होम लोन के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज में देना पड़ेगा, मगर आपके पास तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज में देने के लिए, तो उस टाइम आप क्या करोगे, कैसे आपको लोन मिल सकता है। तो आप जिस जमीन आप खरीदना चाहते हो उसको उस जमीन का जो लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड को आपको कुछ हद तक पैसा देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट उनको देना पड़ेगा। उनको देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड से आपको आपके नाम पे उसका जो जमीन है, उस जमीन आप खरीद रहे हो, उस जमीन का दलील मांगना है, आपके नाम पे वो दलील बनाना पड़ेगा पहले एग्रीमेंट करने के बाद। तो एग्रीमेंट करने के बाद जब आपके नाम पे वो दलील आ जाएगा, उस दलील को आप क्या कर रहे हो, मॉर्गेज में रख के आपको लोन मिल सकता है। तो लैंड परचेस के लिए आप इस तरह से आप लोन मिल सकता है आपको। नेक्स्ट फॉर फ्लैट परचेस भी आप ऐसे कर सकते हो। और तीसरा है फॉर कंप्लीट हाउस। तो कोई कंप्लीट हाउस है उसको आप खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाके आपका उस कंप्लीट हाउस को अगर आप मॉर्गेज में रखना चाहते हो, उसका लैंडलॉर्ड से उस जमीन का या फिर उस कंप्लीट हाउस का पहले दलील मांगना पड़ेगा, अपने नाम के दलील बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट पेपर बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस पेपर को, उस डीड को आपको बैंक के पास देना पड़ेगा मॉर्गेज के तौर पे, उसके बाद ही आपको लोन मिल सकता है। तो ये सारा है पर्पस ऑफ होम लोन, कि आप किस पर्पस के लिए होम लोन लेना चाहते हो, तो ये सब पर्पस के लिए आप होम लोन ले सकते हो। तो बैंक में ना बहुत सारा टाइप्स का होम लोन दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 है टॉप अप होम लोन। ये टॉप अप होम लोन क्या होता है, मान लो आप पहले एक लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो दूसरी बार अगर आपको पैसा का जरूरत पड़े तो उस टाइम तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लोन लिया है और उसका ड्यूरेशन अभी भी चल रहा है। तो ड्यूरेशन चलते चलते आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पैसा का उस टाइम जरूरत पड़े, 2 साल बाद अगर पैसा का आपको जरूरत पड़े, उस टाइम बैंक क्या करेगा, आपको जितना अमाउंट का जरूरत है, जितना अमाउंट का आपका रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक आपको
कुछ पैसा कैश क्रेडिट करेगा, मतलब टॉप अप कर देगा, जिसका ड्यूरेशन सेम ही रहेगा। जो प्रीवियस का आपका जो लोन चल रहा है, मान लो आप 10 लाख का लोन लिए थे, 2 साल बाद आपको और भी 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो बैंक क्या करेगा, उसी ड्यूरेशन के अंदर वो 5 लाख का उसी लोन के साथ ऐड कर देगा। मतलब प्रीवियस में आप लिए थे 10 लाख और बाद में आप ले रहे हो 5 लाख, मतलब 15 लाख का आपका लोन चुकाना पड़ेगा। ये जो 5 लाख आपको मिला है बैंक से, ये होगा टॉप अप। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप अप होम लोन, जिसका ड्यूरेशन सेम रहेगा, कुछ हद तक आपका शायद इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जा सकता है। नेक्स्ट है जॉइंट होम लोन। जॉइंट होम लोन क्या होता है? जॉइंट होम लोन है जिस आप जो लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, ये आप जॉइंट बेसिस में लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप अगर सिंगल में लेना चाहते हो तो आपका जो इनकम प्रूफ है, अगर आपका इनकम प्रूफ से आपको सिंगल प्रोसेस में नहीं मिल रहा है होम लोन, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप आपका फैमिली मेंबर में कोई भी एक जिसका इनकम है, उसी इनकम के साथ उस फैमिली मेंबर के साथ आप जॉइंट बेसिस में भी होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रिविलेज होम लोन। ये प्रिविलेज होम लोन क्या होता है? प्रिविलेज होम लोन बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही प्रिविलेज होम लोन दिया जाता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो बैंक टू बैंक वेरिएंट है। तो ये तीनों टाइप्स है होम लोन का। और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8 to 9%, बट ये भी बैंक टू बैंक वेरिएंट है। तो ये तो हुआ होम लोन। तो हमारा नेक्स्ट जो लोन है सिक्योर लोन के अंदर, वो है लैप लोन। लैप लोन क्या होता है? लैप लोन को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब आपको ये जो लोन है, इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में देना पड़ेगा। देखो, ये जो लैप लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, सब कुछ ही, सब लोन लेने के लिए ही आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये लैप लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज में देना ही पड़ेगा, और उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करके ही आपको 80% या फिर 70% आपको लोन मिलेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके। तो चलो लैप लोन क्या है ये देख लेते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप, बिकॉज customer have to mortgage any property like residential property, business property, any asset like gold, working instrument, materials and others. ये जो लोन है इसको हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन लेने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जहाँ पे आप रहते हो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रखना पड़ेगा, या फिर बिजनेस प्रॉपर्टी जहाँ पे आप काम करते हो, बिजनेस जो प्रॉपर्टी आपको उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी एसेट लाइक गोल्ड, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल्स एंड अदर्स, जितना भी आपका जो भी प्रॉपर्टी है आपको मॉर्गेज में रखना ही पड़ेगा। Customers can get near about maximum 80% amount of their property value as a loan। जैसे मैंने पहले कहा कि आप जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रख रहे हो उसी प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर ही आपको 80% लोन मिलेगा। मान लो आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रख रहे हो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 30 लाख रुपया, तो 30 लाख का जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज दिया है बैंक के पास, तो 30 लाख का 80% आपको लोन के तौर पे मिलेगा लैप लोन में। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LTV। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको देना पड़ता है। तो एक कस्टमर का 2 टाइप का प्रॉपर्टी हो सकता है, एक होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी आता है? जैसे कि अगर कोई कस्टमर बैंक में बहुत सारा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, या फिर LIC किया है, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड किया है, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है
कि आफ्टर ड्यूरेशन आपको कितना रिटर्न में मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट है, इसका जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट बैंक के पास आप मॉर्गेज में रख के आप लैप लोन ले सकते हो। ये सारा आता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज के अंदर। और फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में आप कोई जमीन हो सकता है, वो एग्रीकल्चर प्लॉट हो सकता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है, बिजनेस प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर वास्तु, जो आपका जो वास्तु जमीन है वो भी आप दे सकते हो। ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में, ठीक है। और इसका ये जो लैप लोन है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन की तरह ही सिमिलरली होता है, जैसे कि 8 to 9%, बट बैंक टू बैंक यहाँ पर भी वेरिएंट है, क्योंकि किसी बैंक पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, किसी बैंक पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी रहता है। नेक्स्ट लोन जो है हमारा वो है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन क्या होता है? देखो, बिजनेस लोन ना 2 प्रोसेस से ही दिया जाता है, जैसे कि सिक्योर प्रोसेस में भी दिया जाता है और अनसिक्योर प्रोसेस में भी दिया जाता है। जिस कस्टमर का लोन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है वो सिक्योर प्रोसेस में लेता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज देके, और जिस कस्टमर का लोन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, रिकमेंड का अमाउंट थोड़ा कम होता है, तो वो अनसिक्योर प्रोसेस में भी बिजनेस लोन ले सकता है। तो ये जो बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन के लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होगा। अगर क्राइटेरिया मैच होगा उसके बाद ही वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलो देख लेते हैं कि बिजनेस लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो नंबर 1 है, एनी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल बोथ कैन अप्लाई फॉर बिजनेस लोन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है और नॉन प्रोफेशनल है, दोनों ही बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी आप सोच रहे हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कौन है और नॉन प्रोफेशनल कौन है। जिस दिन हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में पढ़े थे, उस दिन ही मैंने डिस्कशन किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कौन है और नॉन प्रोफेशनल कौन है, ठीक है। तो दोनों ही बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 3 years बिजनेस एग्जिस्टेंस। मतलब जो बिजनेसमैन ये बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो तो कोई बिजनेस दिखा के ही बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका बिजनेस मिनिमम 3 साल का पुराना होना चाहिए। तो एप्लीकेंट का जो बिजनेस है वो 3 साल का पुराना होना चाहिए, तो ही वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए बैंकिंग स्टेबिलिटी कितना होना चाहिए? बैंकिंग स्टेबिलिटी होना चाहिए मिनिमम 6 months। मतलब कस्टमर को 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे वो हर महीना ट्रांजैक्शन किया है ये दिखाना पड़ेगा। और एनुअल टर्नओवर कितना है? एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए कस्टमर का? एनुअल टर्नओवर अगर 6 लाख का है तो ही वो ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एप्लीकेंट मस्ट हैव ओन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और वर्क प्लेस। मतलब जो कस्टमर ये लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, अगर वो सिक्योर प्रोसेस में लेना चाहते हैं, तो जिस प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज में रख रहा है उसी प्रॉपर्टी उसका खुद का होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे रहा है उसका भी खुद का होना चाहिए। अगर वो वर्क प्लेस या फिर बिजनेस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रख रहा है वो प्रॉपर्टी भी उसका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भाड़ा में रहता है या फिर रेंट में उस प्रॉपर्टी है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अगर उसका खुद का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर वर्क प्लेस है तो ही वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट कितना होना चाहिए? एक बिजनेस लोन अगर कोई लेना चाहते हैं तो मिनिमम 25 years to 65 years तक कोई भी इंसान बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर होना चाहिए मिनिमम 650 जैसे होम लोन में था। और ड्यूरेशन कितना होगा? ये जो बिजनेस लोन है, ये बिजनेस लोन का ड्यूरेशन, ये बेसिकली सिक्योर बिजनेस लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ड्यूरेशन कितना होगा? मिनिमम 6 months टू मैक्सिमम 60 months। ये 60 months मतलब 5 साल, 5 साल तक आपको समय मिलेगा। अगर आप सिक्योर प्रोसेस में लोन ले रहे हो तो आपके पास 5 साल समय रहेगा ये लोन चुकाने के लिए। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इंसान, कोई अगर कस्टमर अगर अनसिक्योर प्रोसेस में बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया या फिर उसका जो डिस्कशन है वो कैसा होगा। तो देखो, अनसिक्योर बिजनेस लोन क्या होता है ये पहले हम लोगों को जानना होगा। एन अनसिक्योर बिजनेस लोन इज मनी
यू बोरो फ्रॉम अ लेंडर फॉर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस से आप अगर बैंकर से या फिर लेंडर से जो लोन लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। इसके लिए आपको द लेंडर डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इसके लिए जो लेंडर होगा मतलब जो बैंकर है वो आपसे कोई भी सिक्योरिटी पर्पस मॉर्गेज के लिए नहीं बोलेगा। मतलब इस लोन के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में देना नहीं पड़ेगा। कस्टमर कैन रिपे द लोन थ्रू EMI प्रोसेस। ये जो लोन है ये लोन कस्टमर EMI प्रोसेस से दे पाएगा। तो इस लोन का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, मतलब बिजनेस लोन अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक उनसे लेगा। तो यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 है KYC ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। हम लोग ये जानते हैं बैंक में जितना भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट लेने के लिए KYC मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो बैंक से पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो है KYC। जो एप्लीकेंट होगा और जो को एप्लीकेंट होगा दोनों का ही KYC लेना पड़ता है। नंबर 2 है फर्स्ट ईयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट, मतलब 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पे वो हर महीना ट्रांजेक्शन किया है ये दिखाना पड़ता है। नंबर 3 जो डॉक्यूमेंट्स है वो है लास्ट 2 years ऑफ IT फाइल रिटर्न्स ऑडिटेड बाय CA। जो चार्टर अकाउंट होगा वो ऑडिट करेगा, ऐसा 2 साल का IT फाइल रिटर्न बैंक के पास देना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस लास्ट 6 महीना से प्रॉफिट में रन कर रहा है या फिर लॉस में रन कर रहा है, उसका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट भी आपको बैंक से ही दिया जाता है। तो बैलेंस शीट भी आपको इस लोन के लिए देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। नेक्स्ट है ट्रेड लाइसेंस। अभी ट्रेड लाइसेंस क्या है ये तो मैंने काइंड अकाउंट जब किया था उस टाइम मैंने बोल दिया था कि आपका बिजनेस का जो लाइसेंस तो वो 3 साल का ट्रेड लाइसेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में आप क्या कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो सकता है आपका बिजनेस का जो कमर्शियल लाइन का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप देख सकते हो या फिर आप टैक्स का बिल भी दे सकते हो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ये लोन लेने के लिए बैंक को देना पड़ेगा। तो अगर कस्टमर ये पूछता है कि अच्छा अगर हम लोग ये बिजनेस लोन लेते हैं तो बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, तो बेनिफिट तो मिल सकता है जैसे कि फ्लेक्सिबल टेन्योर फ्रॉम 12 months to 36 month। आप अनसिक्योर प्रोसेस में लोन ले रहे हो, आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर में मतलब 12 मंथ से लेकर 36 महीना के अंदर आपका लोन हो जाएगा, रिपेमेंट हो जाएगा। जहाँ पे आपको सिक्योर प्रोसेस में अगर आप लोन ले रहे हो आपको 5 साल समय मिल रहा था और यहाँ पर आपको कम समय मिलेगा, 3 साल में ही आपका जो लोन है वो रिपेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर गेट प्री अप्रूव्ड ऑफर्स। ये प्री अप्रूव ऑफर क्या होता है, इसके लिए जो कस्टमर है उसको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बैंक से ही ऑफर दिया जाता है लोन का। इसको हम लोग बोलते हैं प्री अप्रूव ऑफर। तो ये जो ऑफर है ये ऑफर किसको मिलता है, जो कस्टमर पहले एक लोन लिया था और उसका रिपेमेंट ठीक ठाक से किया है तो रिपेमेंट करने के बाद उसको बैंक से ये प्री अप्रूव ऑफर मिलता है लोन का, जिसके लिए कस्टमर को यहाँ पर सेकेंड टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके पहले बोला उतना सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, सिर्फ KYC और इनकम प्रूफ देने से ही ये प्री अप्रूव ऑफर का जो लोन रहेगा वो कस्टमर ले पाता है। नेक्स्ट है कस्टमर कैन गेट लोन अमाउंट अप टू 50 lakhs। अनसिक्योर प्रोसेस में एक कस्टमर 50 लाख तक लोन ले सकता है, जहां पर सिक्योर प्रोसेस में 1 करोड़ तक पा सकता है मॉर्गेज देके, और यहाँ पर विदाउट मॉर्गेज कस्टमर को 50 लाख तक लोन मिल जाएगा। अगर उसका सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके उनको 50 लाख तक लोन मिल सकता है। तो ये जो बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, मिनिमम 10% to 14% तक होता है, मगर यहाँ पर भी बैंक टू बैंक की वेरिएंट है क्योंकि सभी बैंक में एक जैसा इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, किसी बैंक में थोड़ा ज्यादा भी रहता है, किसी बैंक में थोड़ा कम भी रहता है। तो ये हुआ बिजनेस लोन का डिस्कशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार लोन। अभी ये कार लोन क्या होता है, देखो
कार लोन क्या होता है? कार लोन की कार खरीदने के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो होता है कार लोन। तो कार लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार देख लेते हैं। फॉर न्यू कार बैंक्स विल प्रोवाइड मैक्सिमम 90% अमाउंट ऑफ ऑन रोड प्राइस। तो जो नया गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है और उसके लिए वो लोन का अप्लाई कर रहा है, तो उसको लोन कैसे मिलेगा? ऑन रोड प्राइस के ऊपर लोन मिलेगा। अभी ये ऑन रोड प्राइस क्या होता है? शोरूम में जो प्राइस रेट लिखा रहता है, मान लो गाड़ी का दाम है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो गाड़ी जब आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो उस टाइम क्या होता है कि शोरूम से आपको जीएसटी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये सब कुछ मिला के एक टोटल अमाउंट आपको दिया जाता है कि आपका गाड़ी का टोटल अमाउंट होगा 1,30,000, मतलब 30,000। तो ये जो 30,000, 1 लाख के ऊपर जो 30,000 होगा, ये 30,000 किस बेसिस में हुआ? जीएसटी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, इसको मिला के हुआ। तो आपका टोटल गाड़ी का दाम कितना हुआ? 1,30,000, 1,30,000। तो ये जो 1,30,000 हुआ, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। ये ऑन रोड प्राइस के ऊपर ही आपको 90% तक लोन मिल सकता है नया गाड़ी के लिए, अगर कोई न्यू गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसका जो डाउन पेमेंट है पहले खुद से देना पड़ता है कस्टमर को, खुद से एक अमाउंट को पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही बैंक से लोन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्री ओन्ड कार बैंक्स विल प्रोवाइड मैक्सिमम 60% अमाउंट ऑफ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। अगर कोई पुराना गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, प्री ओन्ड कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए बैंक कितना परसेंटेज लोन देता है? जो उस गाड़ी का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू रहेगा, उसी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के ऊपर 60% बैंक उस कस्टमर को लोन के तौर पे देगा। और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम 12 मंथ्स टू मैक्सिमम 84 मंथ्स तक। 84 मंथ्स मतलब 7 साल। मतलब एक गाड़ी आप अगर खरीद रहे हो, देखो यहाँ पर सिर्फ गाड़ी मतलब 4 व्हीलर नहीं है, यहाँ पर 2 व्हीलर भी हो सकता है और 4 व्हीलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका टोटल ड्यूरेशन होगा 12 महीने से लेके 84 मंथ्स तक समय मिलेगा ये लोन को चुकाने के लिए। तो बेसिकली 2 टाइप का व्हीकल होता है, 2 टाइप का गाड़ी होता है। पर्सनल गाड़ी भी होता है और कमर्शियल गाड़ी भी होता है, हम लोग जानते हैं। तो पर्सनल व्हीकल कैसे हम लोग पहचानेंगे? जिसका नंबर प्लेट व्हाइट रहेगा वो होगा पर्सनल व्हीकल, और जिसका नंबर प्लेट येलो रहेगा वो होगा कमर्शियल व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल किस पर्पस के लिए यूज होता है? फॉर पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए पर्सनल व्हीकल लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल किस पर्पस के लिए लिया जाता है? फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे आप लोग जानते हो, रास्ते में हम लोग देखते हैं कि ओला उबेर चलते हैं, ये सब गाड़ी ना कॉमर्शियल व्हीकल होता है कि कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए गाड़ी को यूज किया जाता है। तो पर्सनल व्हीकल लोन लिया जाता है पर्सनल यूज के लिए और कमर्शियल व्हीकल लोन लिया जाता है बिजनेस यूज के लिए। तो इसका मैक्सिमम लोन सैंक्शन कितना होता है? 80% ऑफ एक शोरूम प्राइस, जो पर्सनल व्हीकल के लिए भी होगा और कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन के लिए भी होगा। जो आपका शोरूम प्राइस रहेगा उसके ऊपर ऑन रोड प्राइस को मिला के टोटल 80% टू 90% आपको लोन सैंक्शन हो सकता है। 80% ही लोन सैंक्शन होगा। नेक्स्ट है लोन रिपेमेंट पॉलिसी। आपका ये जो लोन रिपेमेंट है ये आप किस बेसिस में दोगे, किसके ऊपर डिपेंड करके दोगे? आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करके आपका लोन सैंक्शन होगा और उसी बेसिस में आपको लोन का रिपेमेंट भी करना पड़ेगा। ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। ये लोन का रिपेमेंट ड्यूरेशन कितना दिन रहेगा? पर्सनल व्हीकल अगर कोई खरीदते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 5 साल। मतलब 5 into 12 60 EMI में पर्सनल व्हीकल लोन का रिपेमेंट हो जाता है। और अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल लोन लेता है तो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 7 साल। मतलब 7 into 12 इक्वल टू 84 EMI। तो 84 EMI में कॉमर्शियल व्हीकल लोन का रिपेमेंट हो जाता है। और अभी हम लोग आते हैं इंटरेस्ट रेट पे कि कौन सा गाड़ी में कितना इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर कोई पर्सनल व्हीकल लेता है तो उसका इंटरेस्ट रेट रहता है 10% to 11%, बट ये बैंक टू बैंक वेरिएंट है। और अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल लोन लेता है तो उसके लिए
इंटरेस्ट रेट रहेगा 9% to 10%, बट यहाँ पर भी बैंक टू बैंक वेरिएंट है। तो ये हुआ कार लोन का टोटल टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड लोन। ये गोल्ड लोन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लोन के लिए क्या होता है, गोल्ड लोन के लिए आपको गोल्ड का प्योरिटी कितना है, कितना ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लोन मिलेगा। तो गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, देखो गोल्ड प्योरिटी मिनिमम 18 कैरेट टू मैक्सिमम 22 कैरेट। जिस गोल्ड को आप लेकर बैंक में गए हो गोल्ड लोन लेने के लिए, उसी गोल्ड का जो वैल्यू है, उसी गोल्ड का जो प्योरिटी वैल्यू है, उस प्योरिटी वैल्यू मिनिमम 18 कैरेट टू 22 कैरेट का होना चाहिए। अगर आपका गोल्ड 18 कैरेट टू 22 कैरेट का है, उसके ऊपर ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आप गोल्ड लोन लेने के लिए गए हो तो आपको गोल्ड देके ही, गोल्ड मॉर्गेज देके ही आपको लोन ले पाओगे आप। तो 18 कैरेट टू 22 कैरेट का अगर आपके पास गोल्ड है तो ही आपको लोन मिल जाएगा। ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन होगा मिनिमम 7 डेज टू मैक्सिमम 48 मंथ्स, मतलब 7 दिन से लेके 4 साल तक आपको समय मिलेगा गोल्ड लोन चुकाने के लिए। और जो गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज लिमिट है अबव 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से ऊपर कोई भी इंसान गोल्ड को मॉर्गेज देके लोन ले पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बैंक्स विल प्रोवाइड मैक्सिमम 70% अमाउंट ऑफ गोल्ड वैल्यू एज ए लोन। आप जितना अमाउंट का गोल्ड दे रहे हो, जितना प्योरिटी वैल्यू का गोल्ड दे रहे हो, अगर आपका गोल्ड वैल्यू है 1 लाख का तो आपको 1 लाख के ऊपर 70% बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और ये जो गोल्ड लोन है इसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ या फिर क्रेडिट स्कोर का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। मतलब ये तो गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन के लिए ना कोई भी इनकम प्रूफ का, क्रेडिट स्कोर का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ जो चीज का जरूरत पड़ता है वो है गोल्ड। आप गोल्ड को ही मॉर्गेज में रख के आप लोन ले रहे हो, इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ का और क्रेडिट स्कोर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हुआ गोल्ड लोन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस। देखो बैंक में बहुत सारा कस्टमर है जो LIC करते हैं, तो LIC जो कस्टमर करते हैं वो ना कुछ समय के बाद लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको लोन मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस को मॉर्गेज में रख के। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC पॉलिसी को मॉर्गेज रख के कैसे लोन मिल सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 है, एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड LIC पॉलिसी। जो कस्टमर LIC को मॉर्गेज में रख के लोन लेना चाहते हैं तो उसका LIC पॉलिसी वैलिड होना चाहिए, मतलब उसका LIC रनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल का प्रीमियम भरा है उसके बाद वो बंद कर दिया है, उसके बाद उसको लोन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अगर उसका LIC अभी चल रहा है, वो रनिंग है, तो ही उसको लोन मिल सकता है। वैलिड LIC पॉलिसी अगर है तो ही उसको लोन मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओनली इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। तो दूसरी, जैसे कि होम लोन में हम लोग देखे थे कि जो लोग इंडियन सिटीजन है और जो लोग NRI है दोनों ही होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, मगर ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस को मॉर्गेज में रख के अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसको इंडियन सिटीजन ही होना होगा। तो इसके लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स। 18 साल से लेकर कोई भी इंसान ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ LIC प्रीमियम हैज टू बी पेड। जो कस्टमर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका एक प्रीमियम उसको देना पड़ रहा है, तो उसका मिनिमम 3 साल का LIC प्रीमियम जमा होना चाहिए। अगर वो 3 साल LIC दिया है, 3 साल का प्रीमियम ऑलरेडी वो पेड किया है, उसके बाद ही वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। नेक्स्ट जो 5 नंबर पॉइंट है वो क्या है, देखो मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट विल बी 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू एट दैट टाइम। तो ये सरेंडर वैल्यू हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो आपका जो लोन है, जो पॉलिसी वैल्यू है वो है 5 लाख, ठीक है। तो आपका ड्यूरेशन कितना है, आपको 10 साल तक आपको ये प्रीमियम भरना पड़ेगा और आपको पॉलिसी अमाउंट कितना है 5 लाख। तो ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख के ऊपर आप जितना अमाउंट दिए हो,
अभी तक, मतलब 3 साल अब आपको तो देना ही पड़ेगा, पेड तो करना ही पड़ेगा। तो 3 साल में आप जितना प्रीमियम भरे हो उसी प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं, उस प्रीमियम अमाउंट को बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो उसी सरेंडर वैल्यू के ऊपर 90% आपको लोन मिलेगा। आप जितना अमाउंट ऑलरेडी पे किए हो उसी अमाउंट के ऊपर ही आपको लोन मिलेगा। मान लो आपका 5 लाख का पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी अमाउंट है, आपने अभी तक 3 साल में 1.5 लाख रुपया दिए हो, ठीक है, तो 1.5 लाख होगा आपका सरेंडर वैल्यू और 1.5 लाख के ऊपर ही आपको 90% लोन मिलेगा LIC से। और इसका ड्यूरेशन कैसा होगा? मिनिमम 6 मंथ्स रिमेनिंग पॉलिसी टर्म। ये क्या है? आपका पॉलिसी टर्म कितना था? 10 साल। मतलब आप 10 साल अगर आप प्रीमियम भरते हो, से वो हो सकता है आप महीने में भर सकते हो, या फिर क्वार्टरली में भर सकते हो, या फिर हाफ ईयरली में भर सकते हो, या फिर एनुअली में भर सकते हो। तो आपका जो पॉलिसी टर्म है वो अगर 10 साल का है, तो जब पॉलिसी टर्म खत्म होगा मिनिमम उससे 6 महीना पहले आपका ये लोन का रिपेमेंट कर देना होगा। 6 महीना पहले ही आपको लोन का रिपेमेंट कर देना होगा पॉलिसी टर्म से लेकर। तो ये हुआ LIC को अगर कोई मॉर्गेज में देके अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये हुआ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था वो था सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन में हम लोग क्या क्या पढ़ा कि होम लोन के बारे में पढ़ा, लैप लोन के बारे में पढ़ा, बिजनेस लोन के बारे में पढ़ा, कार लोन के बारे में पढ़ा, गोल्ड लोन और LIC लोन अगेंस्ट LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सिक्योर लोन में ये सारा टॉपिक आता है जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे जो होगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आज के लिए ये भी मैं खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को।